हमने अभी पिछले लेक्चर्स तक में लाभ हानि जैसे सवालों पर चर्चा की है। लाभ हानि के हमने सारे प्रकार की चर्चा कर दी है। उसमें अगर चर्चा कर दी है लाभ हानि के सारे प्रकार की, तो अब आपके पास जो है, मैंने पहले प्रतिशत की चर्चा की थी और प्रतिशत में आपको बताया था कि प्रतिशत से ही संबंधित लाभ हानि या फिर ब्याज वाले सवाल हो तो वो होते हैं। लाभ हानि में जितने प्रकार की हमने चर्चा की है उसमें से आपको लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और एसपी और सीपी वाले जो रिलेशन वाला फॉर्मूला था उसमें से मैक्सिमम सवाल आपके बन जाते हैं। इस तरह के सवाल ही एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर लाभ हानि के सारे सवाल आप लगा चुके हैं, जितने सवाल मैंने आपको कराए हैं, अगर उनमें कहीं कोई दिक्कत जाती है तो आप फिर संपर्क कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज आपके पास जो आती है वो चीज आती है आपके पास, यहाँ पर एक टॉपिक आपके पास आया है नया। यहाँ पर आपके पास एक नया टॉपिक आता है जो उसका नाम है ब्याज। क्या नाम है दोस्तों? ब्याज। ब्याज एक नया टॉपिक है, ये एमपीपीएससी में आएगा आपको। इससे संबंधित प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, 2015 और 2017 में इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। ये टॉपिक हमको अच्छे से पढ़ना है और ये टॉपिक दोस्तों काफ़ी इजी है, काफ़ी हमारे लिए व्यवहारिक है, क्योंकि हम इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ में करते रहते हैं। तो ब्याज दोस्तों ये टॉपिक है। अब हमको इसकी थोड़ा थ्योरी पढ़नी पड़ती है। हम किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो हमको थ्योरी से कोई मतलब नहीं होता, पर पीएससी में क्योंकि 3 मार्कर भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो हमारे पास कई टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे ब्याज ही है दोस्तों, अगर ब्याज है तो ब्याज की हमको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि ब्याज क्या होती है। तो ब्याज एक ऐसी रकम होती है दोस्तों, एक ऐसा मूल्य होता है जो किसी धनराशि के बदले अतिरिक्त धनराशि के रूप में दिया जाता है। मतलब कोई धनराशि अगर आपको दी गई है, मान के लिए आपको 100 रुपए दिया गया है, और आपसे कहा गया है कि आप दोस्तों इस 100 रुपए को अगर अपने लिए यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके बदले में कुछ जो है तो एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा। वही एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। मतलब जो किसी मूल धनराशि के अतिरिक्त यदि कोई धनराशि दी जाती है तो वो क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है। तो ब्याज की परिभाषा सिंपल सी हो जाती है दोस्तों। हालांकि ब्याज की परिभाषा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 मार्कर के लिए अलग से टॉपिक दे ही चुका है, संख्याओं वाला और उसके प्रकार वाला। उसके अलावा इकाई मापन की पद्धतियां, फिर वहां पर प्रायिकता और वहां पर मीन मीडियन मोड की परिभाषाएं, ये सब। यहाँ से परिभाषा पूछने के सवाल कम, फिर भी हमको एक सामान्य जानकारी ब्याज की होनी चाहिए। दोस्तों ब्याज के सवाल में, सिर्फ ब्याज के सवाल में, ब्याज हम 2 प्रकार के सवाल पढ़ते हैं, या 2 प्रकार से ब्याज ली जाती है, लगाई जाती है। तो आप बोलेंगे सर किस किस तरह से ब्याज लगाई जाती है? तो इसके लिए हमारे पास 2 प्रकार की ब्याज है। एक ब्याज का प्रकार है साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं साधारण। सारी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर ही आपके सारे आगे के लेक्चर का बेस बनता है और आपके सारे सवाल इससे तैयार होते हैं। साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज एक होता है मेरे दोस्तों, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 प्रकार की मेरे पास ब्याज होती है। एक होती है साधारण ब्याज, एक होती है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों जब अपन लाभ हानि पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 2 वैल्यूज बताई थी, एक बताया था सीपी, एक बताया था एसपी। उसी से पूरा लाभ हानि चलता था, उन्हीं टर्मिनोलॉजी के आगे पीछे हम घूमते थे। यहाँ पर अगर इन्हीं को बोला जाए तो इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी एसआई। ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्र के रूप में चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये हो जाता है सीआई। एक होता है एसआई, एक होता है सीआई। दोस्तों अब हम दोनों को देखेंगे कि दोनों क्या क्या होते हैं, दोनों क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं साधारण ब्याज की या सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों? जब मैंने आपसे कहा, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं आपको इतने रुपए दे रहा हूं, आप जो है वर्ष का 10% ब्याज मुझे दे दीजिएगा। यदि आपको कोई 100 रुपए देता है और वर्ष का 10% ब्याज लेता है तो ये एक साधारण रूप से ब्याज है। अगर आप 2 वर्ष के लिए है तो फिर अगले वर्ष 10% आपको ब्याज देना है, यानी आपका मूलधन वही रहता है। क्या? मूलधन वही रहता है और ब्याज का अमाउंट भी सेम रहता है। सेम मूलधन सेम ब्याज का अमाउंट, चाहे कितने भी वर्ष हों। क्या होता है? सेम मूलधन, मतलब वही मूलधन, अभी मूलधन पर चर्चा करेंगे। वही मूलधन वही ब्याज, वही मूलधन वही ब्याज। मतलब ना मूलधन है ना ब्याज बदली, बस साल बदलेंगे तो ब्याज वही बदलती जाएगी। यानी अगर 1 वर्ष के लिए 100 रुपए आपसे लिया गया है और बोला 10% ब्याज देना, तो आप दोगे 110 रुपए। फिर अगर आप 1 वर्ष में नहीं दे पाए, 2 वर्ष हो गए, तो फिर आप 110 रुपए दोगे, अर्थात टोटल 220 रुपए दोगे।
तो ये किस तरह की ब्याज कहलाती है? यह साधारण ब्याज कहलाती है। मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, साधारण रूप से पता है कि 10% ब्याज देना है तो इतने पैसे में इतनी ब्याज दे देंगे। तो ये साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट होता है, साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट होता है। साधारण ब्याज के लिए अपन बात करेंगे। एक होती है चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बारे में थोड़ा सी चर्चा करता हूं, बाकी दोनों टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे और दोनों टॉपिक में से हम अपने सवाल अलग अलग करेंगे, तो इसकी चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा अलग होगी। फिर भी चक्रवृद्धि ब्याज को अगर आप जनरली देखना चाहें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने किसी से 100 रुपए लिए, आपने किसी से 100 रुपए लिए और आपको क्या कहा गया कि दोस्तों 10% जो है तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी। कैसी लगेगी? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपए में लग रही है, 100 रुपए में लग रही है 10% के रेट से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 100 रुपए में 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी। तो अगर पहले साल की ब्याज हमेशा सेम रहती है, पहले साल की ब्याज साधारण ब्याज जैसी ही रहती है, अर्थात अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी है तो 100 रुपए में एक वर्ष बाद आपको 110 रुपए देने पड़ेंगे, 110 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये हो जाती है साधारण ब्याज जैसी। पर अगर 2 वर्ष की बात आई, क्या हुई, 2 वर्ष की बात आई, तो ये 100 रुपए में तो 10% लगेगा ही, ये 100 रुपए में तो 10% लगेगा ही, इस 10 रुपए में भी अब 10% लगने लगेगा, यानी कुल मिला के इस पूरे 110 रुपए में 10% लगने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगने लगे, हर वर्ष ब्याज पर भी ब्याज लगने लगे और उस मूलधन की रकम जो है बहुत तेजी से बढ़े। अगर कोई चक्रवृद्धि ब्याज में पैसे लेता है या देता है तो वो समझिए बहुत तेजी से लुट जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर मान चलिए अगले साल यहाँ पर ब्याज हो रही थी 100 रुपए, 100 रुपए में एक वर्ष के लिए 110 हो रही थी, 2 वर्ष के लिए एक वर्ष में 110 हो रही थी, 2 वर्ष में कितनी हो रही थी, 220 हो रही थी, यहाँ पर 220 हो रही थी। पर यहाँ क्या होगा, 110 का 10% निकालेंगे तो 11 रुपए आएगा, 11 रुपए आएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 111 हो जाएगा। फिर आपका 110 धन 111 बराबर 221 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ब्याज अब 221 रुपए में जो अगले बार ब्याज लगेगी वो 221 रुपए में लगेगी। मतलब यहाँ तो केवल 100 रुपए में ही हर बार ब्याज लग रही थी, मूलधन पर ही ब्याज लग रही थी, यहाँ पर ब्याज लग रही है। तो आपको मेरे ख्याल से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आया होगा। एक बार फिर से दोहराता हूं, मैंने कहा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वह होती है जिसमें मूलधन पर सेम मूलधन रहेगा, सेम ब्याज रहेगी, वर्ष चाहे जितने बदलते जाएं। अगर आपने 100 रुपए लिए हैं, 10% ब्याज कही जा रही है, तो हर वर्ष 100 रुपए में ही 10% ब्याज लगेगी। मतलब अगर 100 रुपए हैं तो फिर आपका 100 रुपए में 10% ब्याज लग गई तो वो आपके 110 रुपए हो गए। फिर आपने कहा एक वर्ष के लिए और बढ़ा दो तो वो फिर 110 रुपए और लेगा, हर साल 110 रुपए लेता जाएगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज हो गई तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करता है दोस्तों, जो ब्याज लग रही है तो ब्याज पर भी ब्याज लेते जा रहा है। ये बड़ी ही विकट समस्या की बात हो जाती है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है यहाँ पर। तो ये 2 प्रकार की टर्मिनोलॉजी आपको मैंने बताई। इस 2 टर्मिनोलॉजी के आगे हम अगर शुरुआत करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास होती है और साधारण ब्याज से हम उस टर्मिनोलॉजी को आरंभ करने जा रहे हैं। तो आइए साधारण ब्याज से उस टर्मिनोलॉजी को आरंभ करने जा रहे हैं। अब जब ब्याज के प्रश्न हल करते हैं तो 3-4 शब्द बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखते हैं, 3-4 शब्द बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखते हैं। पहला शब्द जो बनता है वो बनता है मूलधन। क्या बनता है? मूलधन पहला शब्द आपके पास बनता है, मूलधन। दूसरा शब्द आपके पास बनता है ब्याज की दर। ये हमेशा प्रतिशत में होगी, ब्याज की दर हमेशा प्रतिशत में होगी। तीसरा शब्द आपके पास बनता है दोस्तों समय बनता है। समय ज्यादातर ब्याज में वर्ष में होगा। ये महीनों में भी हो सकता है, और ये हो सकता है दिनों में भी। ठीक है, इतने दिनों की ब्याज हो जाए, इतने महीनों की ब्याज हो जाए, इतने सालों की ब्याज हो जाए, तो तीनों प्रकार से हल करने की विधियां बन सकती हैं। चौथा शब्द जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया ही साधारण ब्याज।
इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपके सामने आती है तो दोस्तों इसको एक एक टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करिए कि क्या होता है मूलधन, क्या होती है ब्याज की दर, क्या होता है समय और क्या होती है साधारण ब्याज। ये टॉपिक में ये सारी चीजें हमको समझना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब हम आगे के सवाल करें तो चीजों को समझें कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमको क्या उत्तर देना है। तो दोस्तों मूलधन जो टर्मिनोलॉजी है, जो मूलधन टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, जो इनिशिएट मनी होता है, जो प्रारंभिक अवस्था में मनी पैसा लिया दिया जाता है वो कहलाता है मूलधन। जो प्रारंभिक अवस्था में धन का लेन देन होगा वह मूलधन कहलाता है। इसको प्रिंसिपल बोलते हैं और पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको प्रिंसिपल बोलते हैं और पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूलधन क्या कहलाता है, जो प्रारंभिक अवस्था में धन दिया गया है इनिशिएटिव स्टेज में वह मूलधन रहेगा। और मूलधन की एक विशेषता रहती है, यह हमेशा स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहेगा। बाकी की जो चीजें होंगी घटती बढ़ती रहेंगी। अगर आज आपने 5,000 रुपए किसी को दिए हैं तो 10 साल बाद वो 5,000 रुपए, अब उस पर कितना ब्याज लग रहा है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है वो बात अलग है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा मूलधन कितना था तो आप बोलोगे 5,000 था भाई, चाहे 20 साल हो गए हों। अब वो 20 साल में चाहे ले जाके भले किसी का 20% कोई ब्याज लगा रहा हो, 10% लगा रहा हो, वो 50,000 हो गए हों, कुछ हो गए हों, पर मूलधन आपका 5,000 है। क्योंकि शुरुआती स्टेज में 5,000 रुपीज से जो है तो ट्रांजेक्शन आरंभ हुआ था, दिया था हमने 5,000 रुपए या लिया था हमने 5,000 रुपए, किसी बैंक से लिया था या किसी व्यक्ति से लिया था, तो क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। मूलधन स्थिर रहेगा, यह बदलेगा नहीं। उसके अलावा उसमें जो चीज ऐड होंगी वो ऐड होंगी। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए जिसका नाम है मिश्र धन। इसको मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है मिश्र धन। तो आपका मूलधन मैंने आपको बताया। ब्याज की दर, ब्याज की दर दोस्तों हमेशा प्रतिशत में होगी। जैसे अगर आपसे कोई कहे 5% पर उधार दे दो, 10% पर उधार दे दो, 20% पर उधार दे दो, तो ये ब्याज की दर है। क्या है, ब्याज की दर है। ये हमेशा प्रतिशत में रहेगी और ये दर को अगर भिन्न में बदलोगे तो बटे में 100 आ जाया करता है। क्या आ जाया करता है, बटे में 100 आ जाया करता है। ठीक है, तो ये ब्याज की दर होती है। समय दोस्तों, समय यानी कितने वर्ष के लिए या कितने महीनों के लिए या कितने दिनों के लिए लेन देन किया गया है। अगर किसी सवाल में कहीं आपसे समय की मांग करता है कि बताइए कितने समय में यह धनराशि इतने प्रतिशत पर इतनी हो जाएगी, तो वहां पर समय हमको वर्ष में ही निकालना है। हमारी प्रायोरिटी दोस्तों वर्ष में ही होती है। हमारी प्रायोरिटी वर्ष में ही होती है। दिया भी वर्ष में रहता है, पर अगर कहीं महीनों में या दिनों में दिया है तो उस हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि अगर कहीं समय महीनों में दिया है, अगर यदि कहीं समय महीनों में दिया है तो उसको वर्ष में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम अगर 3 महीने दिया है, 3 महीने दिया है या कोई सा भी महीना दिया है, महीना दिया है अगर आपके पास, तो बटे में 12 कर देना मेरे दोस्त, बटे में 12 कर देना तो आपका वर्ष निकल आएगा। क्या निकल आएगा, वर्ष निकल आएगा। कोई सा भी महीना आपके पास दिया हो, आपके पास दिए हैं 4 महीने में तो 4/12 कर देना, आपके पास दिया है 6 महीने में तो 6/12 कर देना, आपके पास दिया है 1 महीने में तो 1/12 कर देना, तो वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अगर कोई चीज दिनों में दी है, अगर आपको दिया है कि इतने दिनों में ब्याज कितनी होगी, तो आपको उसको अगर वर्षों में कन्वर्ट करना है, आपको हर चीज वर्ष में लेके आना है। मैंने आपको बताया है क्योंकि सूत्र हमारे वर्ष में चलते हैं और ब्याज की काउंटिंग भी हमेशा बैंक हो या मुथूट फाइनेंस हो या दुनिया का कुछ भी हो वो वर्ष में करता है। हाँ, आपके सेठ साहूकार जो आप लोकल लेते हैं वो महीनों में करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिन दिया है, कितने भी दिन दिए हैं, अगर उसको वर्ष में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, आप करेंगे वो दिन, वो कोई से भी दिन हो, दिन बटे 365 कर देंगे, दिन बटे 365 कर देंगे तो आपके क्या निकल आएगा, आपका क्या निकल आएगा, समय निकल आएगा, वर्ष में निकल आएगा। ठीक है, जैसे आपको दिया हो 40 दिन दिए हो तो 40/365 कर देना तो 1 वर्ष बराबर होता है। ये क्या होता है, 1 वर्ष के बराबर होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई। अगर महीना दिया हो तो 12 से बटे कर देना, अगर दिन दिए हो तो 365 से बटे कर देना, तो ये दोनों वर्ष में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ बात हो गई है समय की, यहाँ बात हो गई है ब्याज के दर की, यहाँ बात हो गई है मूलधन की। फिर यहाँ बात हो रही है साधारण ब्याज की। तो जस्ट आपको बताया साधारण ब्याज, जिसमें मूलधन तो सेम रहेगा, ब्याज की दर भी सेम रहती है। तो ब्याज की दर अगर सेम है तो वह साधारण ब्याज है। एक टर्म आती है, इसको आप जो है ब्याज की दर को आर से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। रेट बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं,
रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता चली होंगी, पर जो लोग बहुत नए होंगे, जिनको मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुकात नहीं है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के सवाल करने जा रहे हैं तो आपके लिए आर महत्वपूर्ण है। आर आपको समझ में आ गया, ये ब्याज की दर होती है, ब्याज की दर होती है। फिर उसके बाद 4 यहाँ पर साधारण ब्याज आपको बता दिया। यहाँ पर समय को हम हमेशा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लेना आप समय को। साधारण ब्याज को आपको बता ही दिया, एसआई से करना, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज को एसआई से रिप्रेजेंट कर लेना, और मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, इसको ए से लिख लेना। क्या लिख लेना? ए से लिख लेना, ठीक है। मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं। दोस्तों मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? जैसे आपके पास मूलधन दिया 100 रुपए, कितना दिया? मूलधन दिया 100 रुपए और 10% ब्याज लगाई तो 10 रुपए आपकी ब्याज हो गई। मूलधन दिया 100 रुपए, 10% ब्याज लगाई तो 10 रुपए आपकी ब्याज हो गई। तो अगर 10 रुपए ब्याज हो गई और 100 रुपए मूलधन है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाता है। क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। अर्थात मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन हो जाता है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई। चलिए चलते हैं आगे। आगे मेरे पास क्या आता है? इस ब्याज वाले चैप्टर में, इस ब्याज वाले चैप्टर में आपके लिए 2 फॉर्मूले अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। अभी तो हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला महत्वपूर्ण होगा। यदि वो फॉर्मूला आपको पता है, मेरे ख्याल से जितने लोग वीडियो को देख रहे होंगे उसमें से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, सब कोई पढ़ चुका है इस चीज को। फॉर्मूले को लिख लेता हूं, फॉर्मूले को लिख लेता हूं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होती है साधारण ब्याज की सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो साधारण ब्याज का अगर ये सूत्र आप याद कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आप साधारण ब्याज के सारे सवाल सॉल्व कर लेते हैं। आपका एमपीपीएससी का स्तर यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अब आपसे कुछ भी पूछेगा, आप ये फॉर्मूला अगर रख देंगे तो आपसे सारी चीजें बन जाएंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साधारण ब्याज का ये सूत्र है, याद कर लीजिए, 10 बार याद कर लीजिए, जैसे याद होता हो वैसे याद कर लीजिए, जैसे याद होता हो वैसे याद कर लीजिए साधारण ब्याज के सूत्र को। साधारण ब्याज के सूत्र को याद करना है तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जिसको याद है तो ठीक, जिसको याद नहीं है तो याद कर लीजिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता है सूत्र। इस सूत्र को डेरिवेशन करने की, डिराइव करने की कोई बात नहीं है। आपको पता है मूलधन होगा, जितने वर्ष के लिए लिया होगा उसमें गुणा कर देंगे, जितनी दर होगी ब्याज की उसमें गुणा कर देंगे, तो ये आपका नॉर्मल सा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो आपको साधारण ब्याज का, अब इसी फॉर्मूले को दोस्तों अगर मैं सिर्फ सिंबल के फॉर्म में लिखूं, अगर मैं सिर्फ सिंबल के फॉर्म में लिखूं, हालांकि एमपीपीएससी में आपको सिंबल के फॉर्म की जरूरत नहीं है, तो मूलधन को बोलते हैं क्या? मूलधन को बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं टी। तो पीआरटी साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर पीआरटी बाई 100, ये हो जाता है। ठीक है, तो अंकेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरा सूत्र लिखना है एमपीपीएससी की परीक्षा में कि आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपको पूरा सूत्र लिखना है। दोस्तों अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपसे कोई भी चीज पूछ लेगा, आपसे अगर यहाँ से मूलधन पूछ लेगा, आपसे दर पूछ लेगा, आपसे समय पूछ लेगा, तो आप उसको उत्तर आराम से दे सकते हो, उसको उत्तर आराम से दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? आप कैसे उत्तर दे सकते हो? जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि आप मूलधन बताओ, आप मूलधन बताओ, तो आप बोलोगे मूलधन बताने में कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बताता हूं। 100 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे, अब यहाँ मूलधन बच गया तो यहाँ दर और समय बचेगा, दर गुणे समय। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? साधारण ब्याज को यही रहने दिया, 100 को इस तरफ ले गए, मूलधन को यही रहने दिया, मूलधन निकालना है तो मूलधन को यही रहने दिया, बाकी का दर और समय यहाँ गए तो दोनों बटे में आ गए। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई। दूसरी चीज अगर आपसे पूछ ले, वो अगर आपसे पूछ ले कि आप बता दीजिए यहाँ पर, अब आप यहाँ पर बता दीजिए इनको कि दर क्या होगी भाई, दर क्या होगी, तो दर में भी आप बता दोगे साधारण ब्याज गुणित 100। ये तो आपको ऊपर रहेगा ही, क्योंकि क्या होता है साधारण ब्याज है, ये गुणा 100 का ऊपर वहां हुआ तो गुणे 100 हो गया।
अब आपसे दर पूछा है तो दर छोड़ के बाकी दोनों चीज नीचे, मूलधन गुणे समय, ये हो गया समय। अब अगर आपसे पूछ ले, तीन ही चीज तो पूछ सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, समय पूछ ले, समय भी बता देना। समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है, समय क्या चल रहा है आपका, अब यहाँ पर फिर वही हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे आपका मूलधन गुणे दर। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपके पास हैं जो एक ही फॉर्मूले से डिराइव्ड हैं, याद नहीं भी होती ये सब अलग अलग तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर याद हो जाती हैं तो सीधे परीक्षा में पुट करके आंसर निकालने में आसानी होगी, समय की बचत होगी। पर याद क्या करना, याद तो सिर्फ इसको करना है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये अगर याद हो गया तो सबका डैडी यही है, सबका पप्पा यही है, इन सब का पप्पा यही है, ये सब यहीं से पैदा हुए हैं, मूलधन भी यहीं से, दर भी यहीं से, समय भी यहीं से, तो ये सारी चीजें कहाँ से पैदा हुई हैं, यहीं से पैदा हुई हैं। तो आपको बता दिया कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर है साधारण वाला ये होता है। अब हम आगे करते हैं सवाल। तो एक बार रिवीजन कर लो कि मैंने क्या क्या आपको बताया। मैंने आपको बताया ब्याज क्या होती है दोस्तों, ब्याज होती है वह राशि जो किसी मूलधन के अतिरिक्त दी जाती है, तो वह कहलाती है ब्याज। ब्याज के बाद दोस्तों एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज की दर समान रहती है, सेम रहती है, और सेम मूलधन पर ब्याज लगते जाता है, तो वो साधारण ब्याज कहलाती है। ये कहलाती है आपकी साधारण ब्याज। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि साधारण ब्याज, अब वही मूलधन भी वही रहेगा, इसमें वही ब्याज की दर रहेगी, बस समय जो है कितना भी बढ़ाते जाओ। आपको 100 रुपए बोला, बता ही चुका हूं, 10% है तो 110, अगले साल फिर 110, फिर अगले साल 110, ये सब जुड़ जाएंगे और जो टोटल अमाउंट बनेगा। पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, और आपको यहाँ पर ब्याज लग रही है 10%, तो हर बार 10% क्या होगा, आपका ब्याज जो है बढ़ती जाएगी ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज में आपको कोई टेंशन नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कर सकते हो, ये अभी आगे चैप्टर में चलेगा। 10% ब्याज लगी तो 110 हुआ, फिर 110 में ब्याज लगती है तो 111 हो जाता है, फिर ऐसे कर करके चलते जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई जो होती है मूलधन होती है, ब्याज की दर होती है, समय होते हैं, साधारण ब्याज होता है, मिश्र धन होता है। कोई भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज से सवाल आता है तो उसमें ये सारी टर्मिनोलॉजी ही आपको मिलेगी, इन्हीं में से कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना होगा। और ये सारी चीजें मैंने आपको बताया अभी सूत्र में, मूलधन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ब्याज की दर कैसे फाइंड आउट करते हैं, समय कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साधारण ब्याज और मिश्र धन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बता दी। मूलधन हमेशा स्थिर रहेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा, मूलधन इतना ही है, ब्याज बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, समय बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, साधारण ब्याज आपको बता दिया, मिश्र धन आपको बता दिया। ठीक है, ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो इसमें से अगर कोई भी चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है दोस्तों, तो आप क्या करते हैं, जिस चीज को फाइंड आउट करना है उसको यहीं रखिए, बाकी सारी चीजों को ट्रांसफर कर दीजिए, बॉर्डर के इस पार ले आएंगे, बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे, बटे वटे में हो जाएगा और सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका ये बनेगा, इतने सारे फॉर्मूले यहाँ से बन जाएंगे। इन फॉर्मूलों को आपको नोटबुक में आपकी नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगर ये नोट डाउन आप कर लिए हैं, अगर ये फॉर्मूले आप कर लिए हैं अपनी नोटबुक में, तो अगर ये वाला भी कर लेते हैं तो इन सबको डिराइव ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक चीज और बच जाती है, एक चीज बचती है जिसको मैंने आपको बताया था, मिश्र धन, वो हालांकि बचती नहीं है, बता चुका हूं। तो अगर मिश्र धन आपसे बोलेगा, मिश्र धन अगर आपसे बोलता है फाइंड आउट करने को, तो आप बता देना कि मूलधन में ब्याज जोड़ दूंगा तो मिश्र धन आ जाएगी। मूलधन ब्याज, अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दूं तो मिश्र धन आ जाता है। भाई मूलधन अगर 100 रुपए 10 रुपए ब्याज, दोनों को बना के मिश्र धन हो गया, ब्याज अगर जोड़ दी गई तो वो मिश्र धन हो जाएगा मूलधन में। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई दोस्तों। इसके छोटे छोटे सवालों से स्टार्ट करूंगा, एकदम शून्य से स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। सारी चीजें अगर समझ में आ जाती हैं तो फिर आप इस तरह के सवाल ही परीक्षा में सिंपल पूछेगा, फॉर्मूला रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी जो सवाल आपको बता रहा हूँ वो बहुत नॉर्मल सवाल होंगे, क्योंकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, एक बार प्रैक्टिस में हाथ आ जाए, फिर जिस तरह के सवाल एमपीपीएससी में करे जाते हैं उनको हम आगे चल के धीरे धीरे कर लेंगे। तो आइए पहले प्रकार का सवाल करता हूं। पहले प्रकार के सवाल में आपके पास क्या सवाल आएगा, पहले प्रकार के सवाल में आपके पास मान के चलिए आया, यहाँ पर है सवाल मेरे पास कि मान के चलिए आया, क्वेश्चन आपके पास लिखा रहेगा
कि 988 रुपए पर 988 पर 18% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज लिख लेना आप लोग। लिखा है 988 रुपए पर 18 वर्ष की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको निकालना है। ठीक है, यही है सवाल आपके पास 18 वर्ष का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्यूशन करना है, इसको सॉल्यूशन अगर आपको करना है तो इस सवाल आपको बता ही चुका हूं फॉर्मूला, एकदम धड़ाधड़ आप इस तरह के सवालों को बिछा देंगे। अगर आप पूरा वीडियो अगर देख रहे होंगे, अगर आपने पहले जो देखा है आपने, यहाँ पर अगर मैं इसको हल करूंगा, हल करने का तरीका वही, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 988 रुपए, 988। आपको दर दी है 18%, आपको दर 18% दी है। इसके बाद समय दिया है 5 वर्ष। अगर इतनी सारी चीजें आपको दी हैं तो आप क्या फॉर्मूले में रखकर सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा, हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इन चीजों को पूरा लिखिएगा। मूलधन को पूरा लिखिए, दर को पूरा लिखिए, समय को पूरा लिखिए, साधारण ब्याज को पूरा लिखिए। अगर आप इनमें शॉर्टकट ऐसा लिखते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मैं यहाँ शॉर्टकट लिख देता हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल करवा सकूं, आपका लेक्चर को ज्यादा लेंदी ना कर सकूं, ज्यादा समय आपका खराब ना हो। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। आप अपनी कॉपी में जनरल सवाल भी सॉल्व कर रहे हैं तो आप पूरा लिखें ताकि आपकी हैबिट में बना रहे कि मुझे मूलधन पूरा लिखना है, साधारण ब्याज पूरा लिखना है, दर पूरा लिखना है, समय पूरा लिखना है। और 100 को तो पूरा लिखोगे ही, कोई एक बना के बिंदी रख रहा हो तो धन्य है आप, तो इसलिए 100 को तो पूरा ही लिखना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला में अगर ये सारी वैल्यू रख दूं, बहुत ही छोटे लेवल का सवाल बता रहा हूं, बहुत ही सामान्य लेवल का सवाल बता रहा हूं। अगर कोई बहुत ही मैथमेटिक्स में एकदम अनजान है, एकदम भोला है, मासूम है, तो इस तरह के सवाल से आरंभ करेगा, तभी उसका जाके आगे के जो सवाल पूछे जाते हैं उस तरह का बेस बन पाएगा। तो अगर इस तरह के सवाल करना है तो इसमें आ जाइएगा 988 गुणे आपका दर है 18 गुणे समय है आपका 5 वर्ष बटे 100। तो यहाँ पर 100 लिख दिया। आप सबको काट पीट लेंगे, गुणा उणा कर लेंगे, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं समय आपका बचाना चाहूँगा। तो आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाता है, आपका टोटल अमाउंट 889.2 आ जाता है, 889.2 आ जाता है। तो इस तरह के सवाल अब आप कर सकते हैं। इसका गुणा उणा करते आपसे बन जाएगा कि आपको कैसे गुणा करना है। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा, 889.2 रुपए आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये नॉर्मल सवाल है, छोटा सा सवाल है, कभी 3 नंबर में पूछ ले तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सूत्र लिखना, क्योंकि जगह कम रहेगी, सीधे सूत्र लिखना कि साधारण ब्याज बराबर ये, और पीछे रफ वर्क में ये सारी चीजें वहां से करके ले आना और ये वैल्यू पुट करके बराबर आंसर लिख देना। ये रफ वर्क में वहां से करके ले आना, पीछे कॉपी में जो रफ पेज दिया होगा वहां से करके ले आना गुणा उणा, और यहाँ आके आंसर रख देना। वहां 3 नंबर में ये 1 2 3 लाइन में अगर करने लगोगे तो यहाँ क्या है, एक लाइन में तो फॉर्मूला आ जाएगा, एक लाइन में ये वैल्यू आ जाएंगी जो लिखोगे, और तीसरी लाइन में आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 ही लाइन देता है, जिससे इससे मैं बोला गया 10 शब्द में देना है, 2 ही लाइन देता है तो सीधे फॉर्मूला और बराबर करके ये वैल्यू और नीचे आंसर, इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। आपको पूरा ही यहाँ पर एमपीपीएससी ओरिएंटेड बताया जा रहा है दोस्तों कि कैसे आपको सवाल करना है, कैसे आपको सवाल आएंगे, तो आप इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। चलिए चलते हैं आगे के सवाल में हम बात करते हैं। आगे के सवाल में अगर मैं बात करूं आपसे, अब इस तरह के सवाल में आपको देखिए आगे की और भी चीजें लेनी है। अगर जैसे आपको आ गया क्वेश्चन, आ गया बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखिए क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अब मैं वेरिएशन वाले डाल रहा हूं उस तरह के क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर और क्वेश्चन लिखे हैं कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपए का साधारण ब्याज पर 9% की वार्षिक दर से उधार लिए तो 2.5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तीनों चीज दी है, फॉर्मूले में रख के निकाल लेना। मैं ऐसे सवाल आपको भेज दूंगा, बहुत सारे सवाल आपको भेज दूंगा।
फिर यहाँ पर ऐसे और ही सवाल दिए हैं, बहुत सारे सवाल आपके पास दिए हैं कि 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज बताइए। चलिए इस वाला एक सवाल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, दिन दिया है, और मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है वहां पर जो समय है वो हमेशा वर्ष में लेंगे। ठीक है, तो आइए इस तरह का सवाल करते हैं। 2500 रुपए का 5%, 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज, 219 दिन का साधारण ब्याज, सवाल को लिख लीजिए, 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज। चलिए इस तरह के सवाल को करते हैं। इस तरह के सवाल को करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए इस तरह के सवाल को करेंगे तो क्या आंसर आएगा। आपको फिर यहाँ पर मूलधन दिया है, मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया है, 2500 रुपए दिया हुआ है, मूलधन बराबर 2500 रुपए दिया हुआ है। आपका यहाँ पर दिया है दर दी है, ब्याज की दर दी है 5%। आपको जो यहाँ पर प्रतिशत में दिया होगा वो ब्याज की दर होगी, वो आर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। समय बराबर 219 दिन, 219 दिन। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, अगर दिन में समय दिया हो, वर्ष में कन्वर्ट करना हो तो बटे में 365 कर देते हैं। अगर आपने ये चीज पिछली स्लाइड में पढ़ी हो, पिछली स्लाइड में ही आपको बताया है कि अगर दिन में दिया हो तो 365 को बटे में कर दो तो क्या हो जाएगा, वो वर्ष में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी कर देंगे। आप ये सवाल बोलेंगे अब भी किए देता हूं, तो आ जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सवाल को सॉल्व कर लीजिए। मूलधन कितना है दोस्तों, 2500 है, मूलधन 2500 है, दर 5 है, समय कितना है 219 बटे 65 लिख दूं तो कोई दिक्कत, 365 लिख दूं तो कोई दिक्कत, यहाँ पर बटे में 100 तो है ही है, तो 100 बटे 365 ये हो गया। अब इसको काट पीट लीजिए, कैसे काट पीट लेंगे, बोलेंगे 360 लिख दिया, सॉरी 365 लिखना है, 365 लिखना है, ठीक है 365 लिखना है। एक साल में 365, आप बोलोगे 366 भी होते हैं, पर यही लिया जाता है, यही स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में एक बार फिक्स कर लिया जाता है कि अगर दिन को साल में कन्वर्ट करना है तो 365 ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से 365 लिखा गया। ठीक है, अब इसको काट पीट लीजिए। जैसे यहाँ से काटेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य तो अपने आप कैंसिल हो गए, 2 शून्य से 2 शून्य तो अपने आप कैंसिल हो गए। यहाँ से 5 से काटिए तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और यहाँ पर कितना बचा, 1 और 3 तो 5 त्याई 15, 73 बचा। ठीक है, अब 73 से इसको काटिए तो 73 एकम 73 सीधे कट जाएगा, और 73 त्याई 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21, तो 73 त्याई कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 25 में 3 का गुणा हो गया तो 75 आ गया। आपका अभीष्ट आंसर आ गया 75। कितना आ गया, 75 आ गया। तो सवाल में कुछ कठिन नहीं था, बस वेरिएशन के लिए इसलिए बताया कि यहाँ पर जो है वैल्यू आपको दी है 219 दिन। 219 दिन को अगर कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे 219 बटे 365। इस तरह से चीज आप अगर लिख देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, सवाल बहुत सरल हो जाता है। और यहाँ पर वैल्यू को वर्ष में ही रखना है तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब ये आ गई ब्याज रुपए में आ जाती है, 75 रुपए आ गई है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं आंसर में कि आता है अभीष्ट ब्याज 375 रुपए होगी। ये आपका उत्तर पूरा हो जाता है। तो इस तरह के सवाल मुझे लग रहा है आपको समझ में आने लगे होंगे। आप धीरे धीरे इस तरह के सवाल कर सकते हैं। आइए इस तरह के और सवालों पर नजर डालते हैं। ठीक है, इस तरह के और सवालों पर नजर डालें। तो एक प्रश्न और बढ़िया है आपके पास, और बढ़िया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको घुमाने के लिए पूछ सकता है, हालांकि घुमाया फिराया कुछ नहीं है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आप अब भी कर देंगे। देखिए क्या है, 3200 रुपए पर आजकल रुपए को ऐसे भाई अपने यहाँ जब से रुपए का साइन आया है तो ऐसे करके यहाँ पर भी 3200 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे 3200 रुपए पर 4 अप्रैल। अब देखिए यहाँ पर है, अब सवाल को आप समझिए। 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक, 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। सवाल वही, आंसर वही, सूत्र वही,
साधारण ब्याज याद करें। आपको इतनी चीज समझ में आई? क्या लिखा मैंने? 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक के 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो आपको साधारण ब्याज फिर से ज्ञात करनी है, सूत्र तो वही होगा पर आपको समय निकालना पड़ेगा। कैसे समय निकालना पड़ेगा? अलग अलग चीजें दी, 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। सबसे पहले गिवन वैल्यू या जो दिया है, जो गिवन वैल्यू है जो हमको दी गई है वो लिख लेता हूं मैं। तो हम गिवन वैल्यू को लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू हमारे पास क्या क्या है? मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 3200, मूलधन बराबर 3200। दर दिया है 5%। और समय दिया है 4 अप्रैल से 4 अप्रैल 2012 से कब तक का समय दिया? 16 जून 2012। 16 जून 2012 ये आपको समय दिया है। अब इस समय को अपन फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज समझिएगा। 4 अप्रैल 2012 से है तो अप्रैल के कितने दिन बचेंगे? 26 दिन बचेंगे। कितने दिन बचेंगे? 26 दिन बचेंगे अप्रैल के। 4 अप्रैल तो निकल गए, अप्रैल 30 दिन का होता है। आपको ये चीज पता है, अप्रैल 30 दिन का होता है। आपको बाकी चीजें पता होंगी, सितंबर 30 दिन का होता है, आपको पता होगा जून 30 दिन का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो अगर आपको पता है, नहीं भी पता तो एक सूत्र है उसको याद कर लीजिए। अगर कभी ऐसे सवाल आता है या नहीं भी आता तो जीवन में याद रहना चाहिए कि आपको क्या होता है कि जू अप सी 9 30 के, जून अप्रैल सितंबर नवंबर, जू अप सी 9 30 के, बाकी सब 31 के। बाकी जितने आएंगे तो सब कितने के होंगे? 31 के होंगे। और 28 दिन की फरवरी चौथे सन 29 के। हर 4 साल में फरवरी 29 दिन की होती है। तो क्या बताया मैंने? जू अप सी 9 30 के, बाकी सब 31 के। तो जून अप्रैल सितंबर नवंबर ये बस 30 के होंगे। जून अप्रैल सितंबर नवंबर। तो अप्रैल 30 का होगा अगर, तो 4 अप्रैल से अगर बात कर रहा है तो अप्रैल के 26 दिन बचेंगे। कितने बचेंगे? 26 दिन बचेंगे। प्लस मई 31 की होगी पूरी, मई तो पूरी 31 की होगी। अप्रैल के बाद मई, और फिर जून बचता है। तो जून कितने दिन का हो गया? 16 दिन का। कितने दिन का? 16 जून तक की बात कही गई है। इसमें से या तो एक ले लीजिए, या तो 4 अप्रैल से पूरा लेते तो 27 ले लेते, या फिर 16 जून को। अगर यहाँ पर एक चीज कोई को छोड़ना होता है, आप जिस दिन बैंक में पैसा जमा करते हैं या तो उस दिन से आपकी ब्याज काउंट होगी, फिर जिस दिन निकालते हैं तो उस दिन की नहीं होगी, या तो फिर जिस दिन निकालते हैं उस दिन की हो जाएगी, तो जिस दिन जमा की उस दिन की नहीं होगी। अब बैंक वाले जाने की ये कैसे कैसे काउंट करते हैं, कोई भी एक दिन छोड़ते हैं, ये इतना जरूर पता है। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 6 1 7, 7 6 13 की 3, 3 1 4, 4 और 2 6 1 7, तो 73 दिन आ गए। कुल कितने दिन आ गए? 73 दिन आ गए। अब जैसे पिछला वाला सवाल किया था 73 दिन आ गए, तो हम लिखेंगे 73 दिन बराबर 73 दिन बराबर 73 बटे 365 वर्ष। यहां से कहां दिक्कत हो गई? कहीं दिक्कत नहीं हुई, सीधे सीधे अब सवाल बन गया, सब कुछ मिल गया, वर्ष भी मिल गया, मूलधन भी मिल गया, दर भी मिल गई। तो इस सवाल को सॉल्व करने में कहां दिक्कत जाएगी? मुझे लगता है कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट आउट कर देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है भैया? 3200 रुपए है। मूलधन 3200 रुपए है, गुणे दर कितनी है? 5 है, गुणे समय कितना है? 73 बटे 365। तो यहाँ बटे में 100 तो है ही है। ठीक है, 100 तो है ही। तो अगर यहाँ पर 100 है और ये सारी चीजें हैं तो डबल जीरो कैंसिल हो जाते हैं। 73 से ये कैंसिल होता है क्या? 5 बार शायद हो जाएगा, तो कर लीजिए, या फिर इसको कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 73 आ गया। तो 73 एकम 73, 73 एकम 73 बराबर 32 आ गया, बराबर 32 आ गया। तो आपसे क्या पूछा था? साधारण ब्याज पूछा था, तो 32 रुपए साधारण ब्याज आ गई है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको सिर्फ 76 दिन की ब्याज थी तो इतनी 72 रुपए आ गई, 73 दिन की ब्याज। तो इस तरह के सवाल अब आप सारे कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सवाल में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये सारी चीजें आप याद रखिए। छोटी छोटी चीजों बताने का मतलब यही तो होता है यार, कि आपको परीक्षा में अगर पूछ लिया कि यहाँ पर दिन को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर वहां पर महीनों को कैसे कन्वर्ट कर रहा है, तो अगर ये कन्वर्सेशन आपको बन गई कि दिन को 73 दिन है तो बटे 365 कर दीजिए तो वर्ष में आ जाएगा, 4 महीने हैं तो बटे 12 कर दीजिए तो वर्ष में आ जाएगा, दिन है तो 365 का बटे करना है, और अगर महीने हैं तो 12 का बटे करना है। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई।
बहुत सिंपल सा यहाँ पर फंडामेंटल ये सारी चीजें थी, फंडामेंटल सारे क्वेश्चन हैं। इसके आगे चलते हैं हम, इसके आगे हमारे पास क्या आएगा देखिए। इसके आगे अगर कोई क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि अगर मान के चलिए अभी तक आपको साधारण ब्याज पूछ रहा था, अगर आपको मूलधन, दर, समय कुछ भी पूछ ले तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक सवाल इसका हो जाए तो 5% वार्षिक दर से, अब जिसमें प्रतिशत लग जाए तो वो रेट होगा, पता है आपको, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, दर होगा। 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने धन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा। कितना होगा? 25 रुपए। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछ लिया। अब आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने धन यानी मूलधन का। आपको मूलधन यहाँ दिया नहीं गया, आपको समझ में भी आ रहा है देख के कि मूलधन आपको नहीं दिया गया, तो मूलधन हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, साधारण ब्याज आपको दी गई है, समय दिया गया है 3 महीने का, और यहाँ पर रेट दिया गया है। तो हमको जो जो चीज चाहिए वो लिख लेते हैं। हमको क्या चाहिए, एक तो मूलधन क्या है, नहीं दिया गया अर्थात ज्ञात करना है। यहाँ पर ब्याज दी गई है, साधारण ब्याज दी गई है 25 रुपए। यहाँ पर आपको दिया गया है, दर दी गई है, ब्याज की दर दी गई है, कितनी दी गई है, 5% दी गई है, और आपको समय दिया गया है 3 महीने, समय 3 माह। अब मैंने आपसे पहले भी बताया है कि अगर माह में समय दिया गया है तो बटे में 12 कर देना, और दिन में समय दिया गया है तो बटे में 365 कर देना। तो यहाँ पर महीने में समय दिया गया है तो इसको हम कर देंगे 3/12 वर्ष कर देंगे। ठीक है, 3/12 वर्ष कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब आपसे यहाँ से मूलधन पूछा है तो मूलधन को यहाँ रख के बाकी सारी चीजों को उस तरफ ले जाइए। मैंने वहां पर फॉर्मूले आपको अलग अलग भी लिख के बताए हैं। तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे, अब यहाँ पर मूलधन चला गया तो दर गुणे समय, ये 2 चीज यहाँ पर बचती है। तो इन सारी चीजों से आप यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, मूलधन निकाल लीजिए। साधारण ब्याज है 25 रुपया और ये है 100। दर आपको दी हुई है कितनी, दर दी है 5%, और यहाँ पर समय दिया है, कितना दिया है, 3/12 वर्ष, तो 3/12 लिख लीजिए। ठीक है, 3/12 लिख लिया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं। मूलधन बराबर 25 गुणे 100, यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, गुणे 12 बटे, यहाँ पर 3 और 5 है तो 3 गुणे 5 कर दीजिए। अब काट पीट दीजिए, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 5 चौके 20, और 100 में गुणा होगा तो 2000 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। तो मूलधन आपका कितना आ गया, 2000 रुपए आ गया। तो इस तरह के सवाल जिसमें मूलधन पूछ ले, समय पूछ ले, दर पूछ ले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। साधारण ब्याज का ये जो फॉर्मूला है, इसी में से आप पक्षांतर कर लिया करिए। अगर आपसे दर पूछा है तो दर को वहां रखिए, बाकी सारी चीजें इस तरफ ले आइए, और आपसे समय पूछा है तो समय को वहां रखिए, बाकी सारी चीजें इस तरफ ले आइए। तो इस तरह के सवाल बेसिक सवाल है सारे जो आपको करने हैं। तो ये बेसिक सवाल आपके होते जा रहे हैं। चलिए एक आध सवाल और देख लेते हैं जिसमें कुछ और भी पूछा हो। अब यहाँ पर कितने वर्षों में समय की बात है, समय आपसे निकालते बनने लगेगा। समय वाला अगर पूछेगा तो सीधे सीधे यहाँ पर टाइम को यहाँ पर रहने दीजिएगा, बाकी सारी चीजों को उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिएगा। बॉर्डर के पार जाएंगे तो जो बटे में है वो गुणे में हो जाएंगे, जो गुणे में है वो बटे में हो जाएंगे। तो यहाँ पर समय वाला भी फॉर्मूला आपको सवाल बोल देता हूं, आपको करना हो तो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का 4080 बन जाएगा। अगर इस तरह के सवाल अगर आ भी जाए तो पहले आप एक बार करके चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कितने वर्षों में
वर्षों में, अब ये चीज तो यहीं से समझ में आ गई कि हमसे समय पूछ रहा है कितने वर्षों में, 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का 4,080 बन जाएगा। मतलब आपके पास अगर 3,000 रुपए हैं तो अगर आपको ब्याज दी जा रही है 12%, तो कितना समय लगेगा कि ये पैसा आपका 3,000 रुपए 4,080 बन जाए। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है आपसे, समय पूछ रहा है। पर यहां पर हमको क्या दिया है, मूलधन कितना दिया है 3,000 रुपए, और हमको कम से कम 3 चीज चाहिए होती है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में टोटल 4 चीज है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 4 चीजें हैं, कौन कौन सी, साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय। तो इनमें से कोई भी 3 चीज हमारे पास हो तो चौथी चीज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हम यहाँ पर लिख लेंगे हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है यहाँ पर दोस्तों, हमारे पास देखिए क्या है, दर है। पहले सबसे पहली चीज तो दर है, 12% है, दर 12% है। इसके बाद मूलधन है 3,000 रुपए, मूलधन है 3,000 रुपए। अब ये धन दोस्तों कितना हो जाता है, 4,080, मतलब ये ब्याज मिला के हो जाता है। और मैंने आपसे बताया कि ब्याज मिला के हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। और मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज। अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो मिश्र धन आ जाती है। ठीक है, तो मिश्र धन दिया है 4,080 बराबर मूलधन दिया है 3,000, धन ब्याज अपन को निकालना है तो ब्याज आ जाएगी। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्याज बराबर, यहाँ से ये यहाँ जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 1,080। ठीक है, 1,080 रुपए यहाँ पर ब्याज आ गई। तो ब्याज यहाँ से ऐसे फाइंड आउट करना। आपको बताने का कारण यही था, आपको जितने सवाल बताया हूँ वेरिएशन वाले बताया हूँ। तो यहाँ पर ये वेरिएशन वाला एक सवाल था कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, 4,080 को मत मूलधन में रख देना, यहाँ पर 3,000 की वैल्यू को खत्म मत कर देना। सबकी वैल्यू, सब जो जितना दिया रहता है प्रश्न में सब यूजफुल होता है। तो अगर मिश्र धन 4,080 है, ये 3,000 है, तो माइनस करके अपनी यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह का सवाल अगर दिया तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया इसको। अब यहाँ पर सूत्र में रख देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, समय फाइंड आउट करना है। तो समय बराबर आपका हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय यहाँ चला गया है तो मूलधन गुणे दर बचेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, साधारण ब्याज कितनी आई है 1,080 गुणे 100, मूलधन कितना है 3,000 गुणे दर कितनी है, ब्याज की दर 12% है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, 12 नम्बे 108, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। 3 वर्ष का समय लगेगा। 3,000 रुपए को 12% की अगर वार्षिक ब्याज की दर से दे दूं तो 4,080 बनने में कितना समय लगेगा, 3 वर्ष का समय लगेगा। ये आपका 3 वर्ष जो है उत्तर आ जाता है। तो इस तरह के सवाल भी अब आपके पास अगर आते हैं जिसमें मिश्र धन ही दे दे, ब्याज निकाल लेना आप उसी से, तो कोई टेंशन नहीं होगी। 3 मार्कर में ऐसे सवाल पूछता है तो सीधे फॉर्मूला लिखना है। 5 मार्कर में पूछता है तो पूरा डिजाइन कर देना है कि हमको दिया क्या है, निकालना क्या है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से आपके साधारण ब्याज के जो आप मतलब बेसिक क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या कर देंगे कि साधारण ब्याज के और सारे क्वेश्चन कर देंगे और चक्रवृद्धि ब्याज को भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपका साधारण ब्याज का ये पूरा लेक्चर आप देख लीजिएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये ब्याज क्या होती है, साधारण ब्याज क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। साधारण ब्याज में मूलधन वही, ब्याज की दर वही, बस समय परिवर्तित होता रहता है। फिर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, फिर यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आपको टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी याद रखना है, मूलधन, ब्याज, समय, साधारण ब्याज, मिश्र धन, ये सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज होती है। इसके बाद ये फॉर्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये सारी चीजें आप याद रख लेंगे तभी आपको अगला लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ये बेस बनता है यहाँ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।